हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और तैयारी कैसी भी चल रही हो, है ना? देखो एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ, आपको कैसी भी तैयारी चल रही हो, कुछ भी चला रही हो, आपके मन में क्या आ रहा है कि आप कर लोगे या नहीं? आपके मन में आना चाहिए कि आप कर लोगे। जिन के मन में आ रहा है ना कि भाई हम कर लेंगे, अरे दीदी हम कर लेंगे, हमारे से हो जाएगा, है ना? अब की बार हमारा हो जाएगा। तो ये वाला जो आपके मन कह रहा है, आपके मन में आ रहा है, आपकी गट फीलिंग आ रही है, आपका इंट्यूशन आ रहा है, वो वैसे बच्चे ज़रा एक बार अपनी अटेंडेंस दे दे मेरे को कमेंट बॉक्स में, जिससे मेरे को भी पता लगे कि कितने को गट फीलिंग आ रही है, कितने को अंदर से लगता है कि हाँ भाई हम तो कर लेंगे। चलो, आप कर लोगे नहीं कर लोगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं आपको बताती हूँ कि आज हम अपने डे 38 में आज करने वाले हैं क्रिटिकल थ्योरी का कंप्लीट रिवीजन, जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, फेमिनिज्म है, मार्क्सिज्म है, साइको एनालिसिस है। ये सारी थ्योरीज जो आपके एग्जाम में हाईली वेटेज रखती हैं, उनको हम कवर अप करने वाले हैं। पेपर 1 भी साइमल्टेनियसली हम आपको करा रहे हैं। इन केस आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि पेपर 1 भी आपका इक्वली वेटेज रखता है और आपको चाहिए कि आप उसमें अच्छा स्कोर करें, ठीक है। और जिस तरह से आपका सिलेबस डिफाइंड है नहीं है, वो सारी चीज़ें से आप जानते हैं, तो आप पेपर 1 को हल्के में मत लीजिए। अब मैं आपको फटाक से बता देती हूँ कि ये वीडियो किसके लिए है, क्योंकि मैं किसी का भी टाइम वेस्ट कराना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में आपको कैसे ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ। अगर आप ये पहली बार नाम सुन रहे हो, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म या मार्क्सिज्म या फेमिनिज्म या साइको एनालिसिस, ये अगर पहली बार नाम सुन रहे हो, एग्जिट, यहाँ आपका काम नहीं है। आपका काम कहाँ हो सकता है? आप चैनल पे जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको लिटरेरी थ्योरीज आप देखेंगे डे 11 से, वहाँ आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से देखिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या जिनको थोड़ा सा भी आइडिया है, जिन्होंने पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, उनको रिवीजन करना है, क्योंकि हम रिवीजन वाले फेज़ में आ गए हैं। लेट मी क्लियर यू, है ना? तो हम रिवीजन वाले फेज़ में आ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि जिन्होंने थोड़ा सा भी आइडिया, मैं नहीं कह रही कि आपको एक एक चीज़ मालूम हो, और जिनको थोड़ा सा भी आइडिया है कि क्रिटिकल थ्योरी होता क्या है ना? मार्क्सिज्म में उनको कार्ल मार्क्स याद आ रहे हैं, अगर फेमिनिज्म में उन्हें वर्जीनिया वुल्फ याद आ रही हैं अगर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल थ्योरी। तो इतनी बात आपको मालूम है कि क्रिटिकल थ्योरी एक टूल किट होती है आइडियाज़ की, जिससे आपको यूज़ करते हो टू रीड एंड इंटरप्रेट द लिटरेचर। जैसे अगर मैं एग्जांपल कहूँ कि कारपेंटर जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टूल यूज़ करता है फॉर डिफरेंट जॉब्स, वैसे ही एक लिटरेरी क्रिटिक जो होता है वो डिफरेंट थ्योरीज को यूज़ करता है टू ब्रिंग आउट डिफरेंट मीनिंग्स फ्रॉम द सेम टेक्स्ट। देयर इज़ नो सिंगल करेक्ट थ्योरी, ईच रिवील्स समथिंग द अदर मिस। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखो, ज़रूरी नहीं है कि एक बात को हम 5 मिनट तक खींचेंगे 10 एग्जांपल्स के साथ तभी आपको लगेगा कि आपको बात समझ में आई है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके वाले बच्चे होंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी टाइम की वैल्यू होगी और आपको भी समझ आ रहा होगा कि बेसिक कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात हमें जो समझा दी जाए वही हमारे लिए ज़रूरी है ना? आई एम नॉट सेइंग कि सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सब अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, बट मेरे को लगता है कि अब क्रिटिकल थ्योरी जब मैं आपको बता रही हूँ, पहली बात तो रिवाइज करा रही हूँ, है ना? तो मैंने आपको जितनी बात अभी बताई शायद उतनी ही जाननी आपके लिए ज़रूरत थी कि क्रिटिकल थ्योरी क्या है। ये एक, आप कह सकते हैं कि एक आप टूल मान सकते हैं, टूल किट मान सकते हैं, या फिर आप एक नज़रिया मान सकते हैं कि आप एक टेक्स्ट को किस नज़रिए से देख रहे हो और उसमें से क्या उभार के ला रहे हैं। तो जो भी हमारे लिटरेरी क्रिटिक होते हैं वो अलग अलग थ्योरी यूज़ करते हैं एक ही सेम टेक्स्ट के अलग अलग मीनिंग्स उभारने के लिए। दैट्स इट। क्यों कॉम्प्लिकेट करना है बेटा? कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, आप ये समझो कि स्ट्रक्चरलिज्म में हमने क्या देखा है। देखो, रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन मेरे साथ में ऐसे अपने मन में दोहराओ कि क्या चीज़ है। आपने अपना कमेंट कर दिया ना कि आपका कैसा है, मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिन जिनके मन में आ रहा है वो जरा मन में दोहराओ कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, जिसमें आप एक पैटर्न्स देख रहे थे, द व्हाट स्ट्रक्चर्स अंडरलाई द लिटरेचर, ये आप देख रहे थे स्ट्रक्चरलिज्म में। अभी मैं डिटेल में भी रिवाइज कराऊंगी, सब्र रखो, ठीक है। पहली बात तो ये है, हमारी ये लाइव क्लास नहीं होती है, रिकॉर्डेड होती है, तो मुझे वो 2 बार समझना पड़ता है कि भाई सामने वाले के दिमाग में क्या आ रहा होगा, है ना? तो उस हिसाब से मैं आपको बात कर रही हूँ। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हम क्या देख रहे थे? स्ट्रक्चरलिज्म में जैसे कि हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, वहीं हम उसका आगे का वर्जन देख रहे थे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, कि क्या एक मीनिंग ही स्टेबल होता है, क्या मीनिंग स्टेबल होता है, ये वाली चीज़ हम देख रहे थे। वहीं हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म में, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म अलग होता है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हम देखते हैं कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने हमारे लिटरेचर, हमारी आइडेंटिटी को शेप किया है, क्या क्या बदलाव आए हैं। फेमिनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट डज जेंडर शेप राइटिंग एंड रीडिंग, कैसे आप वुमेन को एज अदर दिखाया गया है, वो सारी चीज़ें अभी बातें हम करेंगे। मार्क्सिज्म में हमने कार्ल मार्क्स का देखा था, बेस सुपर स्ट्रक्चर देखा था, है ना? अगर मैं आपसे बात करूँ कि कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा था हमने, तो कैसे हाउ डू क्लास एंड इकोनॉमिक शेप लिटरेचर। साइको एनालिसिस की बात करूँ तो आपको देखने को मिलता है कि व्हाट अनकॉन्शियस डिज़ायर एंड कॉन्फ्लिक्ट शेप टेक्स्ट।
क्या आपके वो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होते हैं, क्या वो आप एक मिरर स्टेज वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी तक आपको समझ में आ गया होगा आपकी यहाँ पे जगह है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है तो थोड़ी तसल्ली और करो, आपको और ज़्यादा समझ आने लगेगा। बस कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मेन पॉइंट नोट करते रहना, ठीक है। न्यू हिस्टोरिज्म की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो नए आते हैं, पहली बार आते हैं, है ना, और वो चेक करने आए होते हैं कि अच्छा लाओ देखें ये क्या ही समझा देंगी हमारे दिमाग में। तो आई एम नॉट हेयर टू प्रूव एनी वन, आई एम हेयर टू गाइड यू, है ना। आई एम हेयर टू एक्सप्लेन योर थिंग्स। अब आपको वो समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं आ रही हैं तो फिर और भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि हर इंसान को एक जगह समझ आ सकता है ना। न्यू हिस्टोरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो हाउ डज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट शेप एंड इज शेप्ड बाय लिटरेचर। वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो हमने बात किया था कि हिस्ट्री जो है वो एक लिटरेचर की ही टाइप की है, या फिर वो रिकॉर्ड्स हैं, है ना, वो वाली सारी चीज़ें। रीडर रिस्पॉन्स में हमने देखा था कि जो मीनिंग होता है वो क्या कहना चाहता है, वो क्या इंटरप्रेट किया जाता है बाय द रीडर, नॉट द ऑथर, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में करते हैं। लेट मी क्लियर यू कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप और इसकी ऐसे वीडियोस जो मैं आपको ऐसे कॉन्साइज वे में चीज़ें प्रोवाइड करा रही हूँ रिवीजन वाले फेज़ में आफ्टर डे 30, तो आप मिस आउट कर रहे हो, है ना। यू हैव टू सब्सक्राइब, यू हैव टू चेकआउट, और आपके बहुत सारी चीज़ें काम आ सकती हैं। और आई एम जेन्यूनली सजेस्टिंग, ये कोई प्रमोशन नहीं है, इसमें आपकी कोई फ़ीस नहीं लग रही है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा सबसे पहला फाउंडेशन की तरह आप देखते हो उसमें थ्योरी में, है ना। तो अगर मैं क्रिटिकल थ्योरीज में अगर मैं आपको इसके कोर आइडिया समझाने की कोशिश करूँ तो इसमें आपका कोर आइडिया ये है कि एवरीथिंग हैज़ अ हिडन मीनिंग बीनीथ इट्स सरफेस। Just as every language has grammar rules, every story, every culture practice, every myth has underlying structures. Structuralism tries to find out these invisible grammars. Structuralism में आपको structures देखने को मिले कि हर चीज़ का अपना एक मतलब निकल रहा है, उसके अंदर भी मतलब मीनिंग के अंदर भी मीनिंग निकल रहा है, एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न देखने को मिल रहा था आपको स्ट्रक्चरलिज्म में। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है वो याद रखना है साइन का, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। तो हमारे जो फर्डिनेंड साहब हैं, इनका जो इन्होंने फाउंडेशन रखी, सो इस लिंग्विस्ट हैं जो हिज कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, इन्होंने अपना जो वर्क पब्लिश किया है जिसको आप कह सकते हैं बाइबल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ तो आप मेरे साथ फटाफट रिवाइज करते चले जाओ जो आपके की पॉइंट्स हैं। लिखा हुआ सब यहाँ है, आपको डिटेल में पढ़ना है, पढ़ लो इस वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो फर्डिनेंड साहब के दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, दो नहीं 3 कॉन्सेप्ट जो आपको मेन याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं। पहला आपको कि साइन किससे मिलकर बनता है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड से। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ ट्री, तो जो सिग्निफायर है वो उसकी साउंड इमेज है, वहीं जो उसका कॉन्सेप्ट है डेट इज सिग्निफाइड, जो दोनों मिलकर बना रहे हैं साइन। और सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो कनेक्शन है वो आर्बिट्ररी है, यहाँ पे कोई नेचुरल रीज़न नहीं है कि हम उस ट्री को ट्री क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हो। उसको फ्रेंच में आप कुछ और कह सकते हैं, हिंदी में आप कुछ और कह सकते हैं, बट इट इज़ जस्ट अ साइन। लैंग वर्सेस पैरोल का कॉन्सेप्ट जो बहुत आता है, लैंग वर्सेस पैरोल क्या है, लैंग इज द लैंग्वेज, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, और वहीं पैरोल क्या होता है, हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है, इंडिविजुअल स्पीच एक्ट, ठीक है। तो जो हमारे फर्डिनेंड साहब हैं इन्होंने स्टडी किया था लैंग, ना कि पैरल, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें आप नोट करते चल सकते हैं। मैं आपको बस ऐसे फटाफट रिवाइज करानी हूँ। तैयार हो, खुश हो, चलो पानी पियो और शुरू हो जाओ। सिग्निफायर और सिग्निफाइड लिखना शुरू कर दो। सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चरलिज्म में। लैंग पैरोल का आ गया याद। सिंक्रोनिक डाइक्रोनिक में हम क्या पढ़ते थे, हम सिंक्रोनिक में पढ़ते थे स्टडिंग लैंग्वेज एट वन मोमेंट इन टाइम, और डाइक्रोनिक में हम पढ़ते थे अक्रॉस टाइम। सिंक्रोनिक मतलब जो टाइम के साथ सिंक कर रहा हो, पर्टिकुलर टाइम में, वन मोमेंट इन टाइम में जो हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज को, डैट इज सिंक्रोनिक। और जो हम अक्रॉस टाइम करते हैं कि भाई पुराने ज़माने में ये हमारी ग्रामर थी, अभी ये है, ये स्लैंग्स बदले हैं, ये चीज़ें हुई हैं, डैट इज डाइक्रोनिक। यहाँ इन्होंने क्या प्रायोरिटाइज़ किया है, इन्होंने किया है सिंक्रोनिक एनालिसिस। तो ये भी याद रखना कि लैंग पैरोल में इनने किसको तवज्जो दी है, इनने लैंग को दी है। सिंक्रोनिक डाइक्रोनिक में किसको दी है, सिंक्रोनिक में दी है। कॉन्सेप्ट भी याद रखना। साइंस डिफरेंस ये है कि साइंस हैव मीनिंग नॉट बिकॉज दे डायरेक्टली रेफर टू रियलिटी बट थ्रू डिफरेंसेस फ्रॉम अदर साइंस। किड मीन्स वॉट इट डज पार्टली बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बैट कार कैट। इनका कहना था कि जो डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उनका खुद का मीनिंग नहीं है साइंस का, वो इसलिए अलग हैं क्योंकि वो डिफ़र कर रहे हैं, डायरेक्टली रेफर टू रियलिटी, ठीक। अगर मैं आपसे बात करूँ क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, इनका स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो अप्लाइड सॉसर्स लिंग्विस्टिक मॉडल टू माइथोलॉजी, दिख रहा है ना, ठीक है। एंड कल्चर, इनका की आइडिया क्या था, इनका की आइडिया था मिथ फ्रॉम डिफरेंट कल्चर शेयर डीप अंडरलाइंग बाइनरी अपोजिशंस। इनसे आपको क्या याद रखना है, बाइनरी अपोजिशंस की, जैसे कल्चर, नेचर, रॉक को। तो ये जो अपोजिट बाइनरी पेयर्स बन रहे हैं ना, दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट जिसको आपको याद रखना है।
द रॉ एंड द कुक्ड स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी। अगर मैं बात करूँ मेरे प्रॉप की, तो इनका मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल, इसमें आपको क्या याद रखना है, 31 नैरेटिव फंक्शंस इन द सेम ऑर्डर। प्रॉप क्या है, नैरेटिव ग्रामर, ऑल्सो आइडेंटिफाई 8 स्फीयर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये जो हैं, ये आपको अगर यहाँ नहीं समझ में आ रही है, लेट मी क्लियर यू कि ये डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हैं, तो जाके पढ़ लेना, हर किसी का एक एक रोल बताया हुआ है। ठीक है, एजिग्राम्स की अगर मैं बात करूँ, एक्टेंशियल मॉडल रिड्यूस्ड प्रॉप फंक्शंस टू 6 एक्टेंट्स। ये जो नैरेटिव फंक्शंस दिए थे 31, इसको रिड्यूस करके 6 एक्टेंट्स में ले आए, और इन्होंने बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विलन हो, डिस्पैचर हो, हीरो हो, प्रिंसेस फादर हो, प्रिंसेस हो, फॉल्स हीरो हो, ऐसा नहीं। ये सब हटा दिया ना। ये क्या लाए, 6 एक्टेंट्स लाए, और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सेंडर, रिसीवर, हेल्पर, अपोनेंट, इतना। और इन्होंने कहा कि सिर्फ इन 6 एक्टेंट्स की वजह से ये करेक्टर्स नहीं है, रोल्स हैं जिनकी वजह से एक नैरेटिव स्ट्रक्चर बन सकता है, इवन इफ वन कैरेक्टर फिल्स मल्टीपल रोल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये टॉडरो नैरेटिव ग्रामर, तो इसमें आपको याद रखना है, ऑल नैरेटिव बिगिंस इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक समतल से शुरू होता है, फिर डिसरप्शन आता है, रिकॉग्निशन ऑफ डिसरप्शन होता है, अटेम्प्ट टू रिपेयर होता है, और न्यू इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो ये काइंड ऑफ इन्होंने प्रोसेस बताई, और उन्होंने कहा कि नैरेटिव हैव टेंसेस, द इंडिकेटिव व्हाट हैपेंस, द कंडीशनल व्हाट माइट हैपन, क्या हो सकता था और क्या हुआ, ये चीज़ें जो नैरेटिव ग्रामर है ये इन्होंने बताया। और ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। और सबसे मेन जो की फिगर आ रहे हैं वो आ रहे हैं रोलैंड बार्थ्स, जो स्ट्रक्चरलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तक भी आपको देखने को मिलेंगे, और आपको ये देख के रखना है कि ये आपको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में भी कहीं ना कहीं दिखेंगे ही दिखेंगे, है ना। ये देखो, ऑथर इंटेंशन आर इररिलेवेंट, क्योंकि इनका जो वर्क है द डेथ ऑफ द ऑथर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो ये ट्रांजिशनल फिगर हैं, पहले स्ट्रक्चरलिस्ट भी रहे हैं, फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी रहे हैं। इनका कॉन्सेप्ट मिथ्स का जो आइडियोलॉजिकल मैसेज हैं जो अपेयर करते हैं नेचुरल बट कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, ये चीज़ें आपने अगर डिटेल में नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि ये आप ही को फ़ायदा करेंगी। ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन की बात करूँ, डिकंस्ट्रक्शन की बात करते ही आपको डेरिडा याद आ रहे होंगे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हुए भी आपको डेरिडा याद आ रहे होंगे। तो चलो बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या है स्ट्रक्चर। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हम क्या देख रहे हैं कि लैंग्वेज हमारी अनस्टेबल। अभी तक हम क्या देख रहे थे, एक स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, एक स्ट्रक्चर देख रहे थे, लैंग पे रूल, कितने एक्टेंट्स होने चाहिए, कितने नैरेटिव फंक्शन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कि लैंग्वेज तो अनस्टेबल है। इनका कहना हो गया कि स्ट्रक्चरलिज्म सेड लैंग्वेज हैज स्टेबल स्ट्रक्चर, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से नथिंग इज अ इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में कुछ स्टेबल नहीं होता, है ना। जैसे हम लोग कह देते हैं कि कोई सगा नहीं होता, सब समय आने पे बदल जाते हैं, वैसे ही इन्होंने कह दिया नथिंग इज स्टेबल इन लैंग्वेज। एवरी अटेम्प्ट टू पिन डाउन मीनिंग इमीडिएटली रिवील्स मोर एम्बिगिटी, मोर स्लिपेज, मोर कंट्राडिक्शन। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, दिस मेक्स लिटरेचर एंडलेसली इंटरप्रेटेबल। और कोई भी रीडिंग आपकी फाइनल नहीं हो सकती। आप एक चीज़ को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी उसकी गहराइयों में जाएंगे, उतने ज़्यादा मीनिंग आपके निकल के आएंगे। ठीक है, तो वैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं भी चाहती हूँ आपको खूब कहानियाँ सुना के पढ़ाऊँ, खूब 4-4 घंटे में एक चीज़ समझाऊँ, बट आई वैल्यू योर टाइम। मुझे मालूम है कि एक इंसान जब लास्ट में तैयारी करने में उसके पास समय कम होता है और उसे लगता है मैं कर लूँगा, है ना, और फिर उसको ऐसा 4-4 घंटे के लेक्चर उबाने लगते हैं और फिर उसका जज्बा टूटने लगता है। तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट उसको 40 मिनट में उतनी चीज़ें पता लग जाएँ जितनी जाननी उसके लिए ज़रूरी है। मेन कहानी तो कभी भी सुना लेंगे, घर बैठ के बुला के सुना देंगे, है ना। चलो, या तो उतना टाइम हो आपके पास, और मुझे मालूम है कि बच्चों के पास टाइम तो नहीं होता, मोबाइल चलाने का होता है, इंस्टा चलाने का होता है, पढ़ने का नहीं होता। चलो, जैक्स डेरिडा की अगर मैं बात करूँ तो डिकंस्ट्रक्शन जैसे ही मैं बोलूँगी वैसे ही आपको डेरिडा याद आएंगे। ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और डिफ़िकल्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। इनका की कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंस बोला है मैंने। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मीनिंग इज़ ऑलवेज डेफर्ड, नेवर फाइनली प्रेजेंट, ऑलवेज पॉइंटिंग टू अनदर साइड। मतलब मीनिंग इज़ नेवर फुल्ली प्रेजेंट, ये हमेशा अंडर इरेजर होता है। इसका कोई भी आपका फाइनल मीनिंग आप नहीं निकाल सकते। सप्लीमेंट क्या होता है, वेस्टर्न थॉट ऑलवेज क्रिएट्स बाइनरी अपोजिट्स। अभी हमने पढ़ा था ना बाइनरी अपोजिशन जो हम पढ़ रहे थे, तो इसमें इनका कहना है कि जो वेस्टर्न थॉट है वो हमेशा सप्लीमेंट करता है मतलब जो हमारा बाइनरी अपोजिशन है ना, उसमें पहले वाले को तवज्जो ज़्यादा दे दी जाती है और अगले वाले को सिर्फ उसको एज अ सप्लीमेंट्री माना जाता है। लाइक अगर मैं स्पीच और राइटिंग कह रही हूँ तो स्पीच को ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ, प्रिविलेज दे रही हूँ। डिकंस्ट्रक्शन शोज हाउ द सपोजिटली लेसर सेकेंड टर्म इज़ एक्चुअली नेसेसरी फॉर द फर्स्ट। वही बात है कि दो के रिश्ते में दो का ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ज़्यादा एक कम हो। लोगो सेंट्रिज्म, मुझे लगता है ऐसे आपको ज़्यादा समझ आएगा तो मैं ऐसा बोल देती हूँ बीच में, है ना। लोगो सेंट्रिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको याद रखना है कि वेस्टर्न फिलॉसफी प्रिविलेजिंग द स्पोकन वर्ड लोगोज ओवर द राइटिंग एज इफ स्पीच फॉर मोर इमीडिएट, मोर ऑथेंटिक। डेरिडा ने इस बात को चैलेंज भी किया है, बट
वेस्टर्न फिलोसफी क्या कर रही है कि बोली हुई चीज़ों को, स्पोकन वर्ड को ज़्यादा प्रिविलेज मान रही है। वहीं मैं मिकेल फूको की बात करूँ तो पावर इन डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट याद ही रखोगे। ये क्वेर थ्योरी में भी मैंने आपको पढ़ाया है डे 35 में, है ना, जहाँ मैंने क्वेर थ्योरी को क्रिटिसिज्म दलित लिटरेचर तीनों एक ही लेक्चर में बताए हैं, कितना इंपॉर्टेंट बताए हैं ना। तो इसमें आपको ऑर्डर ऑफ थिंग्स हो गया। देखो अब मैं आपको फटाफट रिवाइज करा रही हूँ, अब मैं समझाने पे आऊँगी तो फिर रात हो जाएगी, है ना। ऑर्डर ऑफ थिंग्स में आपको देखने को मिला है कि कैसे हर पीरियड अपना एक एप्स्टीम रख रहा है, मतलब अंडरलाइंग सेट ऑफ अजम्पशंस रख रहा है। डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कोर्स होता है सिस्टम ऑफ नॉलेज पावर डेट डिफाइन व्हाट कैन बी सेड थॉट एंड डन। क्या कहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो पूरा पावर डिस्कोर्स वाला जो एनालिसिस है। पावर किसके पास है? इंस्टीट्यूशंस के पास है। नॉलेज क्या है? पावर है। नॉलेज क्या है? पावर है। डॉक्टर आपको कुछ भी दवाई लिख के दे देगा, आप मान लोगे। मैं आपको कुछ भी दवाई लिख के दूंगी, आप नहीं मानोगे ना। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज पावर बन जाती है। इंस्टीट्यूशंस में प्रेजेंस लाइक प्रेजेंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, डी पावर नॉलेज। ठीक। अगर मैं रोलैंड बार्थ्स की बात करूँ, डेथ ऑफ द ऑथर, जैसे मैंने बताया कि इनका मानना था कि जो भी टेक्स्ट होता है उसको लिखने के बाद ऑथर का रोल खत्म हो जाता है, रीडर का रोल स्टार्ट हो जाता है और रीडर ही इंटरप्रेट करता है। तो ये सबसे ज़्यादा आता है, इसको याद रखना। जूलिया क्रिस्टेवा का इंटरटेक्चुअलिटी याद रखना, क्योंकि ये टर्म डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये किसने कॉइन किया है। तो ये 1967 में इन्होंने कॉइन किया है और इट डिस्क्राइब हाउ एवरी टेक्स्ट इज अ मोसेक ऑफ कोटेशंस, फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अदर टेक्स्ट। इंटरटेक्चुअलिटी कह रहे हैं तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि हर एक टेक्स्ट कहीं ना कहीं दूसरे एक हर टेक्स्ट में से कुछ ना कुछ मेल मिलाप है ही। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट ओरिजिनल नहीं है, हर किसी के अंदर किसी न किसी का रेफरेंस है। सीमियोटिक का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था जो आपको याद रखना है, और टेरिडा और फर्डिनेंड साहब का डिफरेंस याद रखोगे स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। वहीं मैं पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कोलोनाइजर्स ने कंस्ट्रक्ट किया है कोलोनाइज्ड वर्ड एज अ अदर, है ना। जैसे हमारे ऊपर जो भी राज करके गए ब्रिटिश लोग, तो उन्होंने कैसे इंडियंस को एज अ अदर दिखाया, कैसे उन्हें बैकवर्ड फील कराया, मिस्टीरियस फील कराया और बताया कि तुम्हें तो सिविलाइजेशन की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमें पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में देखने को मिलती हैं। वहीं हमें जो मेन देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं फ्रेड्स फेनन, जिनका वर्क है द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन वाइट मास्क। अगर ये तक अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना, क्योंकि इनका कोर्स कॉन्सेप्ट कहता है कि ये दिखाते हैं कि कैसे साइकोलॉजिकल कोलोनाइजेशन होता है, कॉलोनियल सब्जेक्ट, सेल्फ एलिनेशन, नेशनल कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें हैं। इसका आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, आपके लिए दिया गया है, वरना आपको मेन पॉइंट समझ में आते होंगे, क्योंकि जो आप डिटेल मेरे से पढ़े हुए हैं उसमें मैंने आपको पूरा एक एक चीज़ बताई है। एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको वेस्टर्न कल्चर को एज अ कंस्ट्रक्शन बताया गया है। उन्होंने कैसे मिडिल ईस्ट एक सिस्टम पूरा वो बताया है, अदर का कॉन्सेप्ट दिया है ना, कि वो अपनी ही सिविलाइजेशन को अपर मान रहे थे और दूसरे को दबा रहे थे, है ना। वो सारा जो ओरिएंट एज एक्जॉटिक, बैकवर्ड, इरेशनल फीलिंग कराई गई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिली हैं। होमी के बाबा का जो मिमिक्री, हाइब्रिडिटी, एम्बिवेलेंस और द थर्ड स्पेस, ये जो तुम कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना, ये तुम्हारी गोल्डन चीज़ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मिमिक्री क्या है? मिमिक्री इज लाइक कि उनका कहना था कि ये हमारी ही चीज़ को द कॉलोनियल सब्जेक्ट हु इमिटेट्स द कॉलोनाइजर बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट क्वाइट। उनका कहना था मिमिक्री का मतलब ब्रिटिश लोगों का कि हम ही तुम पे शासन कर रहे हो, तुम हमारी ही भाषा में हमारे बारे में लिख रहे हो, है ना। तो वो मिमिक्री वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें होमी के बाबा ने कहा कि भले ही भाषा तुम्हारी है पर शब्द तो हमारे हैं, मतलब इमोशन तो हमारा है ना, समझ रहे हो। वह हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कोई भी ओरिजिनल कल्चर नहीं होता है, सारा मिक्स आपको देखने को मिलता है। थर्ड स्पेस जो एम्बिवेलेंट स्पेस ऑफ कल्चरल एनकाउंटर एंड ट्रांसलेशन, जहाँ आपको हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ होती हुई बढ़ती हुई दिखती हैं। ठीक है, अगर मैं गायत्री चक्रवर्ती इस विभाग की बात करूँ, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, अभी तक नहीं पढ़ा है, पढ़ लेना। इन्होंने मार्जिनलाइज्ड के बारे में बात की है, सबाल्टर्न के बारे में बात की है, चाहे वो कोलोनियलिज्म में हो, चाहे वो आपके मार्जिनलाइज्ड वुमेन हो, कुछ मतलब जो भी दबाए जा रहे हैं ना, उन सब के बारे में बात की है। सबाल्टर्न इज बेसिकली फॉर मार्जिनलाइज्ड। तो ये आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि रिविज़न तो ऐसे ही कराते हैं ना। शिनिया एक्वे, अगर मैं बात करूँ, ये अफ्रीका के आपको फादर फिगर देखने को मिलते हैं, है ना। अगर मैं थिंग्स फॉल अपार्ट की बात करूँ तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। हर्ट ऑफ डार्कनेस हो गया, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इनकी चीज़ें, एरो ऑफ गॉड हो गया। तो ये जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको एक सेंस ऑफ फीलिंग आएगी कि अरे यार क्या ही लिखा है, क्या ही कह दिया। तो अभी तक ना पढ़ा हो तो पढ़ लेना, ठीक है। बाबा का मिमिक्री कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कैसे वुमेन को ऐसा अदर दिखाया गया है। साइमन डी वेवर का द सेकंड सेक्स, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन। इसमें हमने देखा था कि कैसे वुमेन को बताया गया है कि ये एक बायोलॉजिकल गिवन नहीं बल्कि एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, कि उनको दिखाया गया है एज अ अदर, है ना। जेंडर और सेक्स में भी आपको डिफरेंस देखने को मिला है। अगर मैं अदरनेस की बात करूँ तो आपको याद रखना है द सेकंड सेक्स, साइमन डी वेवर से। बेटी फ्रेडन द फेमिनिन मिस्टिक, इसमें क्या है, कोर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द प्रॉब्लम डैट हैज़ नो नेम, सबर्बन हाउस वाइफ
डिससेटिस्फेक्शन दिखाया गया है। और ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, है ना, वरना फेमिनिज्म वाले में जहाँ डिटेल में वन शॉट में पढ़ा है वहाँ पढ़ लेना। केट मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखना क्योंकि ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर एज अ साइट ऑफ पेट्रियार्कल पावर, इन्होंने दिखाया है कि कैसे द पर्सनल इज पॉलिटिकल, द पर्सनल इज पॉलिटिकल वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और बताया गया है कि लिटरेचर केवल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एक वो जगह है जहाँ पे पेट्रियार्की रिप्रोड्यूस हुई है। द पर्सनल इज पॉलिटिकल इज द सेंट्रल सेकंड वेव फेमिनिस्ट स्लोगन। अच्छा, फेमिनिज्म में हमने ऐसे वेव देखी थी, है ना, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो इसमें हमने देखा था इलेन शोवाल्टर में हमने देखा था लिटरेचर ऑफ देयर ओन टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोइटिक्स। इसमें गाइनो क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, मतलब न्यू क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म फोकस्ड ऑन लिटरेचर बाय वुमेन। एक वाइल्ड जोन का भी कॉन्सेप्ट आया था, जो एरिया ऑफ वुमेन है, एक्सपीरियंस कल्चर दैट मेन हैव नो एक्सेस टू। वहीं इसमें 3 फेज फेमिनिज्म के दिखाए गए हैं, द फेमिनाइन फेज, द फेमिनिस्ट फेज एंड द फीमेल फेज। तो ये 3 फेज भी याद रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एक जगह कॉन्साइज वे में एज अ फॉर रिवीजन पर्पस आपको दी जा रही हैं। डिटेल में तो पढ़ाई ही दी गई है ना। रुपये गिर गए, वाओ। सेंड्रा गिलबर्ट या सेशन गिलबर्ट, बात मैं करूँ द मैड वुमेन इन द एटिक, तो यहाँ एंजाइटी ऑफ ऑथरशिप आया है कि कैसे वो दिखाया गया है कि पर्टिकुलर जो हमारी विक्टोरियन नॉवेल्स हैं उसमें की आर्ग्यूमेंट ही यही है कि वुमेन राइटर्स फेस्ड इन एंजाइटी ऑफ ऑथरशिप। जैसे कि आपको एक एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था, जहाँ पे लोगों को ये एंजाइटी थी कि हमारे से पहले वाले लोग बहुत अच्छा लिख गए हैं, अब हम अच्छा कैसे लिखेंगे। वैसे यहाँ पे एंजाइटी ऑफ ऑथरशिप थी, मेल और फीमेल के बीच में ऑल्टर ईगो का कॉन्सेप्ट था, एंजल वर्सेस मॉन्स्टर। हेलेन साइटस, अगर मैं कहूँ द लाफ ऑफ द मेडुसा, अभी तक नहीं पढ़ना है, पढ़ लेना। राइटिंग द बॉडी, द मेडुसा एज फेमिनिस्ट आइकन। यहाँ फेमिनिन राइटिंग को दिखाया गया है, कैसे राइटिंग फ्लोज फ्रॉम द वुमेन बॉडी, जो एज अ फ्लूइड मल्टीपल नॉन लीनियर डिसरप्टिंग द फेलोसेंट्रिक मेल सेंटर्ड लॉजिक ऑफ डोमिनेंट राइटिंग। इसमें बायोलॉजिकल नहीं बल्कि एक सोशल कंस्ट्रक्टिव चीज़ दिखाई गई है कि कैसे वुमेन राइटिंग आपको दिखाती है ना, कि आपका एक फ्लूइड नेचर वुमेन राइटिंग के थ्रू आपको देखने को मिलता है। वुमेन मस्ट राइट हर सेल्फ, शी क्लेम्स reclaimed the Medusa who was raped by Poseidon and then punished by being made monstrous as a feminist figure of a powerful female creativity. यूज इरिग्रेट की मैं बात करूँ तो स्पेकुलम ऑफ द अदर वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है। दिस सेक्स विच इज़ नॉट वन, इसमें आपको फेलोसेंट्रिज्म एज अ की कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। सेक्सुअल डिफरेंस हो गया, वुमेन लिंग्यूज एज प्लूरल देखने को मिल गई। ये जो फेलोसेंट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो ऑर्गेनाइज्ड है अराउंड द मेल एज नॉर्म, मेल को डोमिनेंट फिगर की तरह रखा गया है, वो सब हटा के आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है और वुमेन लिंग्यूज एज प्लूरल देखने को मिल रही है। जेडेड बटलर का जेंडर परफॉर्मेटिविटी, जैसे इंटरटेक्चुअलिटी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, वैसे ही जेंडर परफॉर्मेटिविटी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। सबवर्जन हो गया, हेटेरोनॉर्मेटिविटी हो गया। तो क्वेयर थ्योरी में भी हमने बात करी है डे 35 में, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, डे 35 वाला लेक्चर देख लेना। और वर्जीनिया वुल्फ का तो क्या ही कहना, रूम ऑफ वंसोन हो गया या लाइट हाउस हो गया या मिसेस डॉल्बे हो गया, है ना, वहाँ आपको देखने को मिला है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया कि अ वुमेन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर होन इफ़ शी राइट्स टू फिक्शन। यहाँ पे सिर्फ एक फिजिकल फ्रीडम की बात नहीं हुई है बल्कि एक सेंस ऑफ फ्रीडम की बात हुई है, जो मेंटली भी है, फिजिकली भी है, सोशली भी है, इमोशनली भी है ना। वर्जीनिया वुल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट की फिगर हैं। इलेन शोवाल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी की, तो मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी में आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिला है बेस सुपर स्ट्रक्चर का। मार्क्स और एंजल्स, इन दो का मिलकर जो एक कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, ये बेस क्या है, ये इकोनॉमिक फाउंडेशन होती है हमारी सोसाइटी की, जो शेप करता है सुपर स्ट्रक्चर, मतलब आगे की जो ऊपर जो और हमारा लॉ हो गया, रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इस सबको शेप करता है। बेस मतलब जिसका बेस वीक है वो आप उसका सुपर स्ट्रक्चर भी आपको वीक ही दिखेगा। मतलब जिसके पास उतना पैसा नहीं है, उतना इकोनॉमिक फाउंडेशन नहीं है, उसका आप आगे का जो चाहे उसकी एजुकेशन हो, चाहे उसकी हेल्थ हो, चाहे उसके और चीज़ें हों, खान पान हो, हर चीज़ आपको वीक देखने को मिलेगी। तो बेस ही जो इकोनॉमिक बेस होता है वही डिफाइन करता है सुपर स्ट्रक्चर एक इकोनॉमी में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। मुझे लगता है कि रिवीजन पर्पस से आपको इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। बाकी डिटेल में तो मैंने आपको बता रखा है, पढ़ सकते हो। वन शॉट्स हैं, आधे घंटे के हैं, और कुछ हैं अगर ज़्यादा जाते हैं तो वो 1 घंटे के जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। और अभी 2x पे देखने वाले बच्चे हो तो यू कैन कवर इट, यू स्टिल हैव टाइम। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। लकास का कॉन्सेप्ट जो रियलिज्म, टोटलिटी, एलिनेशन, टिपिकल कैरेक्टर्स पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, क्योंकि इनका जो है टोटलिटी वाला, टोटलिटी ऑफ सोशल रिलेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो ग्राम्सी का हेजेमनी मतलब आप किसी कंट्रोल कर रहे हो बाय कंसेंट, नॉट बाय फोर्स। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हो गया, सबाल्टर्न, प्रिजन नोटबुक्स मतलब इनको, ये प्रिजन में थे फिर भी इन्होंने ऐसी चीज़ें लिख दी जो इनको कहा गया कि भाई इनको जेल में ही रहने दो,
फिर भी इन्होंने जेल में रह के ये हेजेमनी का कॉन्सेप्ट हो गया, है ना, ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जो आपकी मार्क्सिज्म व्यू को, थ्योरी को एक्सप्लेन करने के काम आते हैं। लुइस एल्थूसर की मैं बात करूँ, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस और रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस इंटरप्रिटेशन, ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। आइडियोलॉजिकल से क्या याद रखोगे, जहाँ आपको आइडियोलॉजी के थ्रू कोई चीज़ सिखा दी जा रही है, लाइक इन स्कूल्स, चर्चेस, फैमिली, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, ये आपको आइडियोलॉजी की तरह, आपको एक रूलिंग आइडियोलॉजी की तरह चेंज कर रहे हैं। और वहीं रिप्रेसिव में क्या हो रहा है कि आपको बाय फोर्स, लाइक आर्मी, पुलिस, प्रिजन, तो यहाँ डायरेक्ट कोएर्सन हो रहा है, ठीक है। वहीं आपको इंटरपेलेशन का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ टेरी गिलेटिन का मार्क्सिज्म एंड द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिटिश मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिक है और आर्ग्यू दैट लिटरेचर कैन नॉट बी अंडरस्टूड अपार्ट फ्रॉम सोशल रिलेशन एंड मोड्स ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक। हेजेमनी का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना। उसके साथ में अगर मैं बात करूँ साइको एनालिटिक लिटरेरी थ्योरी की, तो लिटरेरी जो ये साइको एनालिटिक हमारी लिटरेरी थ्योरी है, इसमें सबसे पहले हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड आते हैं, जिसमें इनका जो कॉन्सेप्ट है द अनकॉन्शियस का, मतलब इसमें तो मैंने आपको आईडी, सुपर ईगो, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी ना, माइंड का 3 लेवल पढ़ाए थे, ऐसे आइसबर्ग वाला पूरा ऐसा डिस्क्रिप्शन देके पढ़ाया था कि जो ऊपर जो टिप का आपको दिख रहा है वो क्या है, जो नीचे इतना है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आईडी है, ईगो है, सुपर ईगो है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हैं। तो आई डोंट वांट कि आप इसको मिस आउट कर दो, है ना, तो देख लेना। सिगमंड फ्रॉइड का चाहे अनकॉन्शियस वाला कॉन्सेप्ट हो, माइंड के जो इन्होंने 3 पार्ट बताए हैं, है ना, चाहे साइकी का स्ट्रक्चर बताया हो, चाहे ओडिपस कॉम्प्लेक्स दिखाया हो, जहाँ पे आपको बताया गया है कि चाइल्ड डिज़ायर करता है अपने अपोजिट सेक्स पेरेंट से ज़्यादा अट्रैक्शन, है ना। और फिर मैंने वहाँ पे आपको ये भी बताया था कि लाइक बॉय का मदर से होता है तो क्या कहते हैं, और मदर का वो बॉय का मदर से होता है तो क्या कहते हैं, और अगर बेटी का पापा से होता है तो क्या कहते हैं, है ना। ये सारे वर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो जिसको भी याद है जल्दी से कमेंट डाउन कर दो, जिससे मुझे भी लगे कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें तुम लोगों को याद रह रही हैं, है ना। और ड्रीम वर्क आपको याद रखना है, ड्रीम यूज, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे हमने कंडेंसेशन और डिस्प्लेसमेंट की 2 चीज़ें पढ़ी थी, मेटाफर और मेटानॉमी, कि कैसे आप अपनी चीज़ को, आपका जैसे गुस्सा आ रहा है आपको, तो आप उसको किसी क्रिएटिव तरीके में डिस्प्लेस कर दे रहे हो, है ना। आप मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को कंडेंस कर रहे हो, डैट इज मेटाफर। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हैं, और रिवीजन के लिए तुमको यहाँ सब लिखे हुए दिया हुआ है, तुम रिवाइज कर सकते हो ऐसे, ऑब्वियसली पढ़ के, मेरी बात सुन के भी, बट डिटेल में अगर पढ़ना है ना तो प्लीज़ वो पढ़ लेना उधर जाके। जैक्स लेकिन की अगर मैं बात करूँ तो इनका मिरर स्टेज का जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चा 6 से 18 महीने का जब होता है तो अपने आप को शीशे में देख के कंप्लीट मानने लगता है, अब उसकी एक ईगो फॉर्म हो जाती है ना। ये साइको एनालिसिस और स्ट्रक्चरलिज्म दोनों में आपको देखने को मिल रहा है। 3 ऑर्डर देखने को मिलते हैं आपको लिंग्विस्टिक में, अगर देखा प्री लिंग्विस्टिक इमेजेस द मिरर स्टेज, है ना। अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज, द फेलस नॉट द लिटरल पेनिस, अ सिग्निफायर ऑफ द फादर्स लॉ ऑफ डिजायर द इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट, बोथ मैन एंड वुमेन लैक द फेलस, डिजायर इज ऑलवेज समथिंग इम्पॉसिबल। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये मेजर वेटेज रखती हैं आपके एग्जाम में। और और देखो एक बात और बताऊँ, पेपर कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, कभी भी एब्सर्ड भी हो सकता है। आप तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड पढ़ते हो, यूपीएससी का जैसा पेपर जा रहा है, सब जा रहा है, इतने सारा सब सीन चल रहा है, तो आप समझ सकते हो, है ना, कुछ भी आ सकता है। पिछली बार अभी रिसेंटली आपसे लिंग्विस्टिक इतना ज़्यादा पूछ लिया था, अभी मैंने आपको स्टाइलिस्टिक कराया हुआ है, इसीलिए आप एक प्लेलिस्ट में देखोगे, एक वीडियो स्टाइलिस्टिक थी, वो इसीलिए कराई है मैंने, कि जिससे बच्चों को लिंग्विस्टिक देख के अचंबा हो गया था कि ये क्या पूछ लिया, वैसे स्टाइलिस्टिक देख के ना अचंबा हो जाए कि ये क्या पूछ लिया, समझ रहे हो। इसलिए जो भी स्टाइलिस्टिक में आपको कोहेरेंस, कोहेजन, ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट, जितनी सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको करा दिया है। नॉट लाइक इन दैट मच डिटेल, बट हाँ मेजरली जितनी चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें करा दी हैं। तो स्टाइलिस्टिक मत छोड़ना, ठीक है। साइको एनालिटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने आपसे कहा था कि पोइट अगेंस्ट इस बात की कि उनके पोइटिक फादर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लिख के हैं, अब हमें वो एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस हो रहा था, है ना। रीडिंग द रीडर्स रिस्पॉन्स रोल इन बार्थ का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि ऑथर का रोल खत्म हो जाता है। न्यू हिस्टोरिज्म और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में फटाफट से अगर हम देखें तो कोर आइडिया ये था कि लिटरेचर टेक्स्ट आर एम्बॉडेड इन हिस्ट्री। अब बट हिस्ट्री इज ऑल्सो अ टेक्स्ट, जो भी हमें हिस्ट्री पता लग रही है वो किसी ना किसी टेक्स्ट के थ्रू पता लग रही है। तो जो टेक्स्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूट्रल हो, वो ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री भी हो सकती है, आउट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अभी जो चीज़ें चल रही हैं इस बारे में कोई लिख के आगे 10 साल बाद बताएगा वो तो अभी की चीज़ हिस्ट्री बन जाएगी। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि उसने अपने टेक्स्ट में क्या पॉजिटिव पॉइंट दिखाए हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट बताए हैं, है ना। तो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिल रहा था न्यू हिस्टोरिज्म में। यहाँ स्टीफन ग्रीनबेल्ट देखने को मिल रहा है, फाउंडिंग फिगर जो है, इनका जो सेल्फ फैशनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना। वहीं अगर मैं बात करूँ, आप ये याद रखोगे कि सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी, इनका जो कॉन्सेप्ट है क्रिएटिव एनर्जी सर्कुलेट्स बिटवीन टेक्स्ट एंड सोशल प्रैक्टिस।
शेक्सपियर के जो प्ले हैं वो केवल सोशल एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं बट ऑल्सो जनरेट एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट। कल्चरल मेटरलिज्म का याद रखना, द ब्रिटिश इक्विवेलेंट, मोर पॉलिटिकली इंगेज्ड। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सेल्फ फैशनिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद ही रखना है। वहीं अगर मैं बात की बात करूँ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की, तो बात करी जा रही है कि मीनिंग कहाँ है। मीनिंग जो ऑथर बताना चाह रहा है, जो ऑथर की लाइफ से निकल के आ रहा है, सिर्फ वही है, या जो रीडर उसको इंटरप्रेट करता है अपनी तरीके से, जो उसके एक हर टेक्स्ट के अंदर जो साइलेंसेस होती हैं, जो कुछ गैप्स होती हैं, उनको रीडर अपनी इंटरप्रिटेशन से भरता है, वहाँ से आ रहा है। तो हाँ जी, तो द टेक्स्ट प्रोवाइड्स क्यूज, द रीडर फिल इन गैप, मेक अजम्पशन, क्रिएट मीनिंग, डिफरेंट रीडर डिफरेंट मीनिंग, लेजिटिमेट डाइवर्सिटी बन जाती है। वोल्फिंग आइजर का द इम्प्लाइड रीडर याद रखना है, एक्ट ऑफ रीडिंग याद रखनी है। इन्होंने गैप्स और ब्लैंक्स वाला कॉन्सेप्ट दिया था, फिल इन इमेजिनेशन। वहीं अगर मैं बात आपसे करूँ हेंस रॉबर्ट जॉस, तो इनका हॉराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन मत भूलना, क्योंकि ये सेट ऑफ कल्चरल अजम्पशन होता है, लिटरेरी कन्वेंशन एंड पर्सनल हिस्ट्री दैट a reader brings to a text, not text brings but a reader brings to a text at a specific historical moment. स्टैनली फिश का इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कैसे इंटरप्रेटिव कम्युनिटी होती है, इंसान कैसे कुछ चंद शब्दों से अलग अलग थीम पे अलग अलग चीज़ें बना सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। नॉर्मन होलैंड की अगर मैं बात करूँ तो साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स, ईच रीडर रिस्पॉन्स इज डिटरमाइंड बाय देयर ओन साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी थीम। वही बात है, जिसका जैसा नज़रिया वो हर चीज़ में वैसी ही चीज़ निकाल पाएगा। रोलैंड बार्थ्स का याद ही रखना, इसको मत भूलना। ये मास्टर समरी टेबल में आपके हवाले कर रही हूँ और आई होप कि आपको ये बहुत काम आएगी। आप देख पा रहे हो कि आपके की थ्योरिस्ट हैं, पीरियड हैं, स्कूल हैं, की टर्म्स हैं, वन लाइन आइडिया है कि किसके अंदर क्या क्या बात आ रही है। ठीक है, तो ये देख सकते हो स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, साइको एनालिसिस, मार्क्सिज्म है। अब इतनी देर मेरे बोलने करने के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग इससे अपना पूरा रिवीजन अच्छे से करोगे और ये जो क्वेश्चंस मैं तुमको दे रही हूँ PYQ 2024 तक के, इसको तुम ट्राई करोगे खुद से, लिटरली खुद से, प्रॉमिस करो मेरे से कि ट्राई करोगे और इसके आंसर कमेंट डाउन करोगे। आई एम नॉट गोना शेयर द आंसर्स टिल यू कमेंट डाउन द आंसर। भले ही गलत करो बट करो, अपने आप ट्राई करो, अपने आप पढ़ो कि क्या चीज़ है क्या नहीं चीज़ है, फिर ये ट्राई करो। आप मेरी बात गांठ बांध लो जी, ये जो मैं हर बार जो लास्ट में 10 15 20 क्वेश्चन देती हूँ ना, ये रोज़ के रोज़ करते रहो, तुम्हारी प्रैक्टिस बंधी रहेगी। समझ रहे हो? इसको खुद से करो और खुद से आंसर कमेंट डाउन करो। रोलैंड बार्थ का डेथ ऑफ ऑथर मैंने तुमको आइडिया भी बता दिया है, फिर भी तुम इसको पढ़ोगे ना, जब 4 ऑप्शन पढ़ोगे तुमको खुद समझ में आएगा कि कैसे तुम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, कैसे तुम एक सही आंसर तक पहुँच पा रहे हो। गलत भी करोगे, मैं तुमको कमेंट डाउन, जब तुम करोगे आंसर मैं तुमको बताऊंगी क्या गलती कर रहे हो, कहाँ सही करना है, क्या चीज़ और पढ़नी है ना। डेरिडा का कॉन्सेप्ट हो गया, डिफरेंस का। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चंस देखते रहो, वीडियो पॉज करते रहना और आंसर कमेंट डाउन करते रहना। मैं हर बार कहती हूँ और तुम लोग नहीं मानते हो, बट यकीन मानो जिस दिन मान लिए ना उस दिन तुम लोगों को खुद लगेगा कि हाँ यार क्वेश्चन, तुम लोग पता है एक्सक्यूज़ चाहते हो, तुम लोग बहाने चाहते हो, तुम लोग स्केप करना चाहते हो कि अरे नहीं करेंगे क्या ही कर लेंगे। तो हम कुछ नहीं कर लेंगे, तुम एक बार ट्राई करोगे ना तुमको कुछ समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ बार बार ट्राई करने को, तुमको खुद जब तुम अपना दिमाग लगाओगे। लेकिन तुम एक तो देर हो रही होगी, इंस्टाग्राम रील देखने की क्लास आने वाली होगी ना। चलो आंसर करो सबाल्टर्न वाला। इलेन शोवाल्टर का गाइनोक्रिटिसिज्म क्या है बताओ जल्दी। जब तुम खुद पढ़ोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि रिटन बाय वुमेन है या रिटन टू वुमेन है कि क्या है। तुम खुद पढ़ के तो देखो। द सेकंड 6 ये पूरा लिटरेरी थ्योरीज़ के, क्रिटिकल थ्योरीज़ के मिक्स हैं। हेजेमनी का कॉन्सेप्ट हो गया, कैसे आता है ये देखो, समझ रहे हो? तुमको मालूम है हेजेमनी रूल बाय कंसेंट नॉट फोर्स, बस तुम इसमें कैसे लगा रहे हो, कैसे कीवर्ड ढूंढ रहे हो, दैट्स ऑन यू। मैं तो तुमको तुरंत तुरंत आंसर बताती चली जाऊँ, बट द थिंग इज़ यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, आइडियोलॉजिकल बोल रही हूँ मैं तो तुमको तुरंत याद आएगा कि आइडियोलॉजी से होता है। आइडियोलॉजी से होता है तो कहाँ से होता है? आइडियोलॉजी हमारी कहाँ बनती है, कैसे बनती है? प्रेजेंट में बनेगी जाके? नहीं ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बनेगी जाके? नहीं ना। कहाँ बनेगी? इंस्टीट्यूशंस। बी ऑप्शन। तो तुमको देख के आंसर मिलने लगेंगे अगर तुमने मेरी बात मानने की कोशिश कर ली, जिस तरीके से मैं कह रही हूँ। मेरा स्टेज क्या होता है बताओ? जितना ईजिली मैं तुमको सारी चीज़ें बता रही हूँ, समझा रही हूँ, बिना कहानियाँ सुझाए, तो उस चीज़ को यूज़ करो। इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़, अभी जो मैंने तुमको बताया था, समझ रहे हो? तो आई होप कि आप मेरी बात समझ जाएंगे और जिसका जो मन आता है वो वही करता है। तो मेरा भी यही मन है कि मैं आप चाहती हूँ कि आप ट्राई करें खुद से और आंसर कमेंट डाउन करें, क्योंकि वही आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आप माने या ना माने, है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि आपकी ये सारी थ्योरीज़ बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ हो गई होंगी और जो भी कॉन्सेप्ट आपके वीक चल रहे हैं, जिनमें भी आपको लग रहा है एक भी बार नहीं पढ़े हैं, चाहे अमेरिकन लिटरेचर हो गया, चाहे वॉल्ट विटमैन हो गया, चाहे आपका कल्चरल स्टडीज़ हो गया, है ना, इंडियन लिटरेचर हो गया, कुछ भी जो भी आपको लग रहा है आपका वीक है, आप बस इस प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको वीडियो मिल जाएगी, सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। और
दिस इज़ इट, यू आर सॉर्टेड। अपनी जो भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, कमेंट डाउन करना, बताना कि हाँ यहाँ दिक्कत है, ये आ रहा है, या ये चीज़ हमको और प्रोवाइड करा दीजिए, ये कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लेना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। वहाँ हम आपको कुछ पीडीएफ्स वगैरह देते हैं, पेपर 1 की, पेपर 2 की, और जो भी मटेरियल आता है वो। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और उसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ करने वाले हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आंसर अटेम्प्ट करते रहिए, कमेंट डाउन करिए और बताइए कि आपकी कहाँ क्या समस्या आ रही है। और हाउस द जोश, मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मन में आ रहा है तो एक बार कर दो कि हाँ हमें मन से करना है, ठीक है। चलो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर सोचते रह जाओ कि कहाँ हमको इतनी सारी चीज़ें प्यार से समझाई जा रही थी, ठीक है। चलो बाय।